नाज़रीन, आपका आज मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल नीट का रिज़ल्ट आया है और नीट के रिज़ल्ट आने के बाद मऊ में एक खुशी का माहौल है, क्योंकि मऊ ज़िले से काफ़ी लड़कों ने और लड़कियों ने नीट क्वालिफाई किया है। उसी में से एक मोहम्मद रकीब, जो क्यारी टोला के रखने वाले हैं, अबुल हसन खलीफा के लड़के हैं, और समाजी कारकुन हाफिज़ नियाज़ जो साबिक मेंबर थे उनके पोते हैं। उन्होंने भी कामयाबी हासिल की है। जैसा कि मऊ को आप जानते हैं, मऊ हमेशा से तालीमी एतबार से आगे रहा है। कभी सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था, जौनपुर का खित्ता हुआ करता था। यहाँ के उलमाए इकराम, सूफी संत और जो तिब हुआ करते थे, काफ़ी माहिर हुआ करते थे, और आज भी तालीमी मैदान में मऊ हमेशा अपना परचम बुलंद करता रहा है। इसी ज़िम्न में आज हम उस शख्सियत से बात करने आए हैं जिन्होंने इस बार नीट में 225वीं ओबीसी रैंक हासिल करके न सिर्फ क्यारी टोला और न सिर्फ अपने वालिद अबुल हसन खलीफा का, बल्कि अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज का भी नाम रोशन किया है। सबसे पहले रकीब साहब, आपको मुबारकबाद। थैंक यू। नीट क्वालिफाई किए हैं, बहुत बड़ी जीत है। और देखा जाए, कह सकते हैं कि घर के तमाम लोगों की जो उम्मीदें होती हैं वो पूरी हुई हैं। कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगा। कभी आपने सोचा था कि आप नीट क्रैक कर जाएंगे? उम्मीद रखनी पड़ती है, उम्मीद रखनी तभी होगा। प्राइमरी एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल किया? उसके बाद जो इंटर और जो ग्रेजुएशन आपने किया वो कहाँ से किया? हाई स्कूल इस्वाल पब्लिक स्कूल से किया है, और +2 एमयू सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़। और उसके बाद आपने सीधे अटेम्प्ट हासिल कर लिया इसके नीट के लिए? नहीं, कोरोना आया तो इस साल एक साल भर रहा हूँ। 2020 में मेरा बैच था, लास्ट ईयर 12 था। उसके बाद एक साल में घर देखा कोरोना में। उसके बाद 2022 में गया कोटा, वहाँ की कोचिंग एलेंड में। तो इस साल 597 आया था लास्ट ईयर। तो कॉलेज कुछ मिला था, मतलब लास्ट बिल्कुल 4th राउंड में, मगर मैं लिया नहीं। उसके बाद 30 साल फिर से की कोचिंग आकाश में वाराणसी। तो इस साल 687 है। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने नीट क्रैक कर लिया? नहीं, सेकंड नहीं, 4th अटेम्प्ट बोला है। अच्छा, 4th अटेम्प्ट में किया। 3rd ईयर है, 4th अटेम्प्ट है जी। तो इतनी बड़ी कामयाबी हुई है, और जो आपने प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे आपने लिया है स्कॉलर पब्लिक स्कूल से, तो जो आपका बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो बहुत मजबूत नहीं है। किसी ज़माने में थे आपके दादा जो बहुत मजबूत थे, लेकिन आपके वालिद, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत मजबूत नहीं है, मिडिल क्लास में ही चल रहे हैं। तो इस दौरान आपको तालीम हासिल करने में किसी तरीके की दुश्वारी, किसी भी तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, माँ बाप की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई है। वो पहले ही बोले थे कि पैसा अगर तुमको जितना चाहिए उतना मिलेगा, पढ़ाई भी जितना चाहिए लगेगा। और हम भी समझदारी हैं, ज़्यादा पैसा उड़ाने में बिलीव नहीं करते हैं। जितना काम है उतना ही पैसा। अच्छा, जब आपने नीट के लिए तैयारी की तो क्या हाई स्कूल करने के बाद आपका मूड बना है, या इंटर करने के बाद नीट की तैयारी का मूड बना? कब आपने ये फैसला किया कि हमको मेडिकल लाइन में जाना है? हाई स्कूल के बाद तो यहाँ पे वही ये ट्रेंड की जामिया एमयू और ये चुगा ये एंट्रेंस तो वही दिया। पहले इतना कुछ नहीं क्या सोचा नहीं था। +2 का दिया एंट्रेंस, तो वहाँ हुआ। फिर वहाँ से मिला गाइडेंस, सीनियर जो थे वहाँ पे बोला कि ये है आगे का लाइन में। घर के लोगों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला? वालिद साहब का, वालिदा का, या भाइयों का? सबसे पहले माँ है, तो पहले माँ को मिलेगा, सारे लोगों का सपोर्ट मिला, बिल्कुल सबका मिलेगा। इतनी बड़ी कामयाबी हुई है, 225वीं रैंक है ओबीसी में, ठीक है। लेकिन नीट बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जो लवाज़मात हैं आपको, वो कैसे आपने जमा किया, या कहाँ से तैयारी की, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बताएंगे? लास्ट ईयर जब मैं था कोटा में, तो एलन वाले में बहुत अच्छा से दिया था। मॉड्यूल उनका बहुत सही है, नोट्स भी बनाते अच्छी से, क्लास बहुत अच्छी से उनकी अगर पूरी किया जाए तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एंड में आते आते थोड़ा सा मैं भटक गया था, उदास हो गया था, नंबर नहीं आ रहा था। 610 605 आने लगा था।
जब देने गया पेपर तो उतना ही आया, 600 आया लगभग। थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन गलती मेरी ही थी, कोचिंग वाले कोई गलती नहीं थी, गलती पढ़ना चाहिए था मुझे ही, मैं थोड़ा लेकिन फिर भी आपने हौसला नहीं तोड़ा। बिल्कुल सपना है तो पूरा करेंगे उसको, सपना में बिल्कुल करेंगे। मतलब बहुत से बच्चे होते हैं, एक बार दो बार अगर उनको क्रैक नहीं कर पाते हैं तो उनके हौसले टूट जाते हैं और उधर बैठ जाते हैं। आपने हौसला नहीं छोड़ा। नहीं, मेरा पहला जो 2 अटेम्प्ट था वो कोरोना का था, तो उसमें ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, सब घर पे ही था, कोचिंग भी नहीं की, ना कहीं ऑनलाइन की, कुछ नहीं था। बुक जो थी वही चीज़ पढ़ा था, इतना उम्मीद नहीं थी होगा, लेकिन जब वहाँ पर गया कोटा गया, यहाँ पढ़ाई अच्छी से 597 आए, तो उतनी उम्मीद की वहाँ से पढ़ें तो यहाँ से आगे बढ़ सकता है, फिर ट्राई किया एक बार। हाँ, ज़्यादातर बच्चे देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो मेडिकल लाइन चूज़ करते हैं, और मेडिकल ऐसे लोग कहते हैं कि ये खिदमत का एक ज़रिया है, लोगों की खिदमत की जा सकती है। लेकिन आज के टाइम में क्या समझते हैं कि मेडिकल लोगों की खिदमत का ज़रिया या खुद की खिदमत? अलग अलग लोगों का अपना अपना है ओपिनियन, उसमें अब मैं नहीं बोल सकता हूँ कुछ। मेरा जो है कि खिदमत ही करना चाहिए, पहले तो वही होना चाहिए, पैसा तो ये सब दुनियावी है, इसका कोई इतना मोल नहीं। आज फोकस बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चा हमारा पढ़ लिया, या हम सोसाइटी चाहती है कि बच्चा हमारा पढ़े, अच्छा कमाए, लेकिन फोकस इस बात पे नहीं होता कि अच्छे इंसान बने। क्या करेंगे? रकीब से क्या उम्मीद करें लोग? अच्छा इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह, दुआ करिएगा। इसका क्रेडिट जो है फुल फ्लैश तरीके से किसको देना चाहते हैं? कोचिंग की ओर से पूछ रहे हैं, कोचिंग नहीं, मैं पूरी जो आपकी एजुकेशन सफ़र रहा है, माँ बाप और उसके बाद कोचिंग को, पढ़ाई सेकेंड है, पहले माँ बाप है। जी। तो इन सब चीज़ों के लिए कितने साल का वक्फा लगा आपको हासिल करने में? 2020 में मेरा 12th पास हुआ है, 21, 22, 23 23 चल रहा है, लगभग 3 साल है। 3 साल बहुत लंबा सफर है, इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन करना पड़ा। मतलब 3 साल की तैयारी आपने की और इस पीरियड में आप कंपटीशन में हिस्सा लेते रहे। क्या कहना चाहेंगे जो जूनियर्स हैं, जो आपसे उम्मीदें रखेंगे, जो तैयारी करने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहले तो यही है कि जो सरकारी किताब है उसके अलावा ना पढ़ें कोई भी। जो टीचर बोलते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, साइड को पढ़ लो, कुछ फायदा नहीं होता। क्वेश्चन आएगा इसी से, सरकारी से। और दूसरा है कि NCERT जो चल रही है NCERT चली हुआ इसी से आएगा। और दूसरा है कि कई लोग बोलते हैं कि 12 घंटा पढ़े, 14 घंटा पढ़े, उससे पढ़ने से मतलब बच्चे पर डिपेंड करता है कितना वो पढ़ रहा है, कितना उसके अंदर आ रहा है, कब तक वो रख पा रहा है, दिमाग कितना से झेल पा रहा है। 8 घंटा ही पढ़ सकते हैं हम, 4 घंटा ही पढ़ सकते हैं, उससे तो फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो भी पढ़ें उसको दिलो दिमाग में बैठा के समझ कर पढ़ें। धीरे धीरे शुरुआत करें, ऐसा नहीं है कि आप पहला पेपर देने जाएंगे आपका 600 नंबर आने लगेगा, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेगा। अगर कोई बहुत गरीब बच्चा है, उसको अगर क्रैक करना है नीट के लिए, तो क्या वो बगैर तैयारी के वो भी क्रैक कर सकता है? मुश्किल है पर हो सकता है। तमिलनाडु में बहुत बच्चे हैं, कोचिंग नहीं की, लेकिन कभी बच्चे टॉप भी दिया है, तभी उनका हुआ है, लेकिन पढ़ ही रहे हैं। तो उन लोगों को किस तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है? अभी तो जो क्या बोलते हैं NCERT है उससे ही पढ़ें। यूट्यूब पे भी बहुत होता है, लेकिन सब मोटिवेशनल जो वीडियो है उसको देखकर, और यूट्यूब पे जो आप कर रहे हैं उसको, या जो एजुकेशनल वीडियो है उसको पढ़ के सुन के भी तैयारी की जा सकती है। मोटिवेशनल मैं तो नहीं देखता हूँ, मोटिवेशन चाहिए नहीं, अंदर से आना चाहिए मोटिवेशन, बाहर नहीं चाहिए। लेकिन एजुकेशनल आप देख सकते हैं, बहुत है, फ्री में तो बहुत मिलेगा, यूट्यूब पे बहुत है। अब आप MBBS करेंगे, उसके बाद क्या एम है? अभी इतना बड़ा सोचा नहीं है, 5.5 साल तो यही है, यही गुजर जाए अच्छी तरह से इंशाल्लाह। तो रकीब साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद उनसे बात करने के लिए। आपके वालिद मोहतरम हैं अबुल हसन खलीफा साहब। मैं जानना चाहूँगा पहले कि वालिद के चेहरे पे खुशी का कितना ठिकाना है, कैसा महसूस कर रहे हैं अबुल हसन साहब? कैसा लग रहा है आपको? बच्चा आपका कामयाब हुआ है, नीट क्वालिफाई किया है। खुशी है, हमारा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है।
अच्छा, आपका ख्वाब था ये? हाँ, बचपन से तो हम यही कहते हैं क्या खुदा कोई बनना है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी मजबूत नहीं, है? उसके बारे में हम तो सोचा ही नहीं। अच्छा। अब क्योंकि हमारे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, हाँ। हम कहते कभी भी जरूरत होगी बच्चे के लिए कमाएंगे। मतलब आपने तय कर लिया तय था कर कि लिया था, बच्चे हाँ। को बनाना है। हाँ, मास्टर साहब से 10 साल पहले कहे बच्चों के लिए जो भी पड़ेगा हम करेंगे। ये कहा कि माहौल से निकालना है कि शादी गुजर वगैरह का तो दिक्कत रहती है यहाँ पे। अच्छा, आपकी अहलिया ने बच्चे का कितना ख्याल रखा? बहुत ख्याल, बहुत ख्याल। बहुत जरूरत से ज़्यादा। रईस साहब, आपने बहुत खलीफा साहब ने हाँ। बहुत गाइडेंस किया है और वक्फे वक्फे में बहुत कुछ करते रहे हैं। अब इनके बच्चे ने कामयाबी हासिल की है, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको बयान करूं कि मुझे अंदर से कितनी खुशी है इनकी खलीफा भाई के लड़के की जो कामयाबी में, रकीब साहब की कामयाबी में। अबुल हसन भाई के लड़के हैं, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग आज 45 साल की हम लोगों की दोस्ती है। अब हम लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है और एक एक चीज़ ये हमारी जानते हैं, हम इनकी जानते हैं और हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग है ये जानते हैं और हम जानते हैं। और शौकत भाई हमारी दोस्त हैं। आप भी तो हमारे पास मऊ के अच्छे इदारों में पढ़ाते हैं जी और एक बड़े इदारे के आप निगरान भी हैं, जी। तो बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हौसला होना चाहिए। एक शेर है कि मेरा हर एक तबका टूटता है, अजब घर है ये बनता टूटता है। न शिकवा कीजिए दिल टूटने का कि शीशा तो हमेशा टूटता है। अगर हिम्मत परिंदे की न टूटे तो फिर एक रोज पिजड़ा टूटता है। ये है हौसला, सबसे बड़ी चीज़ है। और कवरेज एंड विल पावर, दृढ़ संकल्प अगर है तो सबसे बड़ी चीज़ है। कामयाबी कदम आपका चूमेगी, मेरा ये मानना है। मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, सीनियर स्टूडेंट हमारे हाथ आते हैं। 11-12 के बच्चों को मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पढ़ाता हूँ और मैंने बहुत सारे कामयाब स्टूडेंटों को देखा है और कामयाब किया भी है। रकीब साहब को तो मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर है, लेकिन फिर भी इनकी जहाँ तक गाइडलाइन है हम लोग इनको साथ में लेके BHU का इनके साथ रहने से हमें ये मिला कि ये जहाँ भी गए कहीं फेल नहीं हुए। पहला मैं आपको बताऊं, BHU में हम लोग एक लेंगे जैसे CHS का एग्ज़ाम देने, उन्होंने भी उसको भी इन्होंने क्वालिफाई किया। फिर AMU का, ये 2018 की बात मैं बता रहा हूँ। और इनकी जो एकेडमिक कैरियर है हमने बड़ी करीब से देखा। मैंने कहा कि अबुल हसन भाई आपका लड़का 1 साल लगे 2 साल लगे, कामयाबी इंशाअल्लाह इसका कदम चूमेगी। और इनका दूसरा लड़का है, उसकी भी मैंने सरपरस्ती की है, हमारे स्कूल से पढ़ा है। इंशाअल्लाह उसको भी हम लोग UPSC, हमारा सपना है कि UPSC में उसको देखा है, हमारा सपना है जी। मऊ तालीमी एतबार से काफ़ी जरखेज़ ज़मीन मानी जाती रही है, लेकिन एक बड़ा यहाँ पे फुकदान नज़र आता है कि लाइब्रेरी जिस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए वो मऊ में लाइब्रेरी नहीं है। इसका बच्चों को खामियाजा उठाना पड़ता है, क्या आप समझते हैं? नहीं नौशाद भाई, मैं लाइब्रेरी को दोष नहीं दूंगा क्योंकि अब फाइनेंशियली लोग इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। उनकी कामयाबी में, उनके रास्ते में, एकेडमिक कैरियर में लाइब्रेरी मैटर नहीं करती। और कोचिंग की इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सारे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट यूट्यूब पे बड़े सारे रिसोर्सेज आ चुके हैं, इसलिए उसको मैं नहीं कहता कि लाइब्रेरी की जाओ, लाइब्रेरी होगी भी नहीं। एक आखिरी सवाल है जी कि जो बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाते हैं या जो नए नए बच्चे आ रहे हैं कंपटीशन के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि बस हौसला अपना बुलंद रखें और कुछ नहीं है। किसी भी लाइन में आप अपना हौसला मुसम्मम रखें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी, बस और कुछ नहीं। इन शॉर्ट मेरा यही मशवरा है सारे स्टूडेंट। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे, रईस साहब थे, काफ़ी सीनियर उस्ताद हैं, कह रहे हैं परों को खोल ज़माना उड़ा देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। अगर हौसला है, जज्बा है, जोश है तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करनी है। नाजरीन, अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं क्या हमारी कमी रहेगी। हम आपको आगे भी इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।
आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ पर।